किसी भी घाव को भरने की सबसे बड़ी औषधि क्या है? समय। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। और सबसे बड़ा घाव कौन करता है? वाणी। वाणी व्यक्ति को जितना गहरा घाव देती है उतना बड़ा घाव अस्त्र शस्त्र भी नहीं देते। इसलिए वाणी का प्रयोग जो करना चाहिए बहुत संयमित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वाणी का प्रयोग बहुत संयमित करना चाहिए। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक लकड़हारा जंगल में गया, लकड़ी काट के वापस आ रहा था तो मार्ग में उसको एक शेर मिला। कौन मिला? शेर मिला। वो भयभीत हुआ तो शेर ने कहा कि मित्र भयभीत ना हो, मैं संकट में हूँ। काय में हूँ? संकट में हूँ। मेरे पैर में एक बहुत गहरा कांटा लग गया है। उस कांटे को अगर तुम निकाल दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। तो डरते डरते उस लकड़हारे ने उस शेर के पंजे का कांटा निकाल दिया। कांटा निकल गया, उसको शांति मिली। शेर ने कहा कोई बात नहीं मित्र, मैं तुम्हारा उपकार कभी भूलूंगा नहीं। कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और एक बार लकड़हारे के यहाँ विवाह था तो लकड़हारे ने उस शेर को भी अपनी बिटिया के विवाह में बुलाया। शेर बिटिया के विवाह में आया तो जो लोग थे वो भयभीत होकर भागने लगे। तो उस लकड़हारे ने कहा कोई बात नहीं, ये तो अपना गधा है। कौन है? गधा है, इससे डरने की जरूरत नहीं। वो नाराज हो गया शेर और तत्काल वहां से जंगल की ओर चला गया। गुस्सा तो बहुत आया कि इसको मैं खा लूं, लेकिन उसने उपकार किया था तो उसने छोड़ा। चलो जंगल में आ गया। बिटिया के विवाह से निर्वृत्त होकर वो लकड़हारा जब जंगल पहुंचा एक दिन तो शेर ने उससे कहा कि मित्र तुम मुझे अपने कुल्हाड़ी का एक बार मारो मेरे शरीर पे। क्या करो? कुल्हाड़ी का एक बार जोर का मेरे शरीर पे मारो। वो तैयार नहीं हुआ। ने कहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। लकड़हारे को वो कुल्हाड़ी मारना पड़ी, गहरा घाव हुआ। महीने 2 महीने बीते, फिर शेर ने उससे कहा कि देखो तुम्हें अब वो घाव दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहला नहीं दिख रहा। उसने कहा देखो कुल्हाड़ी का इतना गहरा घाव 2 महीने बाद अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी वाणी का जो वो घाव था ना, जो तुमने 2 साल पहले दिया था कि ये तो गधा है, वो अभी तक भरा नहीं है। महाभारत काय पे खड़ी हुई थी? अंधों के अंधे होते हैं। और हम सबके घर की महाभारत इसी वाणी के असंयम पे खड़ी होती है। पर निंदा ना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलूं, मधुर वचन बोलूं। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं, संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे से
मेरा अंतिम तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुंह से निकले। बेटा इसका ट्रबल बढ़ा दो और बेस घटा दो। पर निंदा ना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलो। पर की निंदा हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और कैसे वचन बोलना चाहिए? मधुर अर्थात मीठे वचन बोलना चाहिए। हृदय तराजू पे, और थोड़ा सा ट्रबल बढ़ा थोड़ी सी। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। पहले तोलूं उसके बाद बोलूं। पहले तोलूं उसके बाद बोलूं। कभी भी बात आए तो जल्दी नहीं करो बोलने की। बिना विचारे बोलने से बहुत संकट में पड़ते हैं। बात तो चल रही थी घाव की। सबसे गहरा घाव काय का पड़ता है? वाणी का। और सबसे बड़ी औषधि घाव को भरने की कौन सी है? समय। समय अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात होती है, यहाँ समय की बात है। आपको घाव हो गया है, समय व्यतीत होने दो, घाव धीरे धीरे करके स्वतः भरता चला जाएगा। समय भरता है, चाहे वो शरीर की चोट हो चाहे हृदय की चोट हो, दोनों को कौन भरता है? समय। एक समय व्यतीत होने पे धीरे 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 आपकी समस्याएं, पीड़ाएं उस संबंधी धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? कम होती चली जाती है। समय के साथ व्यक्ति भूल जाता है। यहाँ पे जब भामंडल का हरण हुआ तो माँ विदेहा और जनक बहुत दुखी थे। विशेषकर माँ दुखी थी। देखो एक चटाई और बिछा लेना है ना, दिक्कत नहीं है। फर्श बिछा लो तो और अच्छा, और जगह कोई बात नहीं, एक आध और डाल दो। लोगों को अच्छे फैलते में बैठना चाहिए। मंदिर अपन ने इसलिए तो बड़ा करवाया कि आदमी सब खूब बैठे फैलते में, है ना। छोटी छोटी जगहें थी और अच्छा फैलते में बैठेंगे। जब हृदय में विशालता आती है तो बाहर में भी विशालता हो जाती है। देखो कई बार पता क्या होता है, कोई कार्य हो जाने के बाद आपको उस अनुकूल विचार करना चाहिए। उसमें क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, आपको उस तरफ से विचार करना चाहिए। कोई भी घटना घटने के बाद, कोई भी कार्य होने के बाद उससे अपोजिट सोचने पे क्या होता है? परेशानियां होती। जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें, अब और अच्छा क्या हो सकता है। बात क्या हो रही थी? माँ का संबंध संतान से ज्यादा गहरा होता है। कहते हैं कि कलेजे का टुकड़ा है वो। और कभी भी कोई बात विवाद होता है, कोई जब संबंधों के बीच में कुछ दूरियां बढ़ती हैं पति पत्नी के, तो अधिकतर केसेस में संतान माँ के साथ जाती है। क्या? जब दूरियां बढ़ती हैं तो अधिकतर केसों में क्या होता है? संतान माँ के साथ जाती है, क्योंकि माँ का संबंध संतान से ज़्यादा गहरा है। वो उसके शरीर जो बना है वो माँ के शरीर से बना है। माँ के सब कुछ उसमें लगा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? माँ के शरीर का एक अंग है, धीरे 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 जो पोषित होता है। पप्पू भाई साहब क्या है? धीरे धीरे जो पोषित होता है वो किससे होता है? माँ से पोषित होता है। हर क्षण माँ की उसके साथ फीलिंग जुड़ी है। ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, जीवन उपयोगी बातें हैं, जीवन उपयोगी बातें हैं। माँ की फीलिंग जितनी गहराई से जुड़ी होती है संतान से, जब गर्भ में कोई संतान होती है तो माँ हर क्षण उस बच्चे से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? चलते फिरते उठते बैठते किसका ध्यान होता है? आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है, हाँ जी कि ना जी? कुछ बोलो तो सही। हमें तो वैसा अनुभव है नहीं, हम तो पढ़ी बता रहे हैं, लेकिन अनुभव तो आपको है ना। चलते फिरते उठते बैठते हर क्षण माँ उसकी तरफ ध्यान देती है और वो उससे बहुत नज़दीकी जुड़ी होती है।
माँ गर्भ में भी उसको संस्कार दे रही होती है, और संस्कार नहीं कुसंस्कारों को भी गर्भ में ग्रहण करता है। क्या कहा? संस्कारों को भी नहीं कुसंस्कारों को भी गर्भ में ग्रहण करता है। जब भी गर्भ में संतान आ जाए, हमें अपनी विषय वासनाओं को सीमित कर लेना चाहिए अगर संतान को श्रेष्ठ बनाना है तो। क्योंकि आपके भाव और उस संतान से आपके भावों का कनेक्शन गहरा होता चला जाता है। आपको कई बार अचंभा होता कि नहीं होता कि हमारी दो संतानों में बहुत अंतर आ जाता है। एक संतान पूरब की ओर जाती है तो एक पश्चिम की ओर जाती है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस समय जिसकी संस्कार आपको अच्छे दिख रहे हैं उस समय माता पिता के भावों का कुछ अलग प्रकार का था, अर्थात अलग स्थिति थी। और जो संतान खोटी हो रही है उस समय माता पिता के भावों की दशा कुछ और थी, वो उस क्षण के भाव दशा से भी जुड़ता है। दो चीजें हो गई, फिजिकली आपसे जुड़ा है और मेंटली भी आपसे जुड़ा है। क्या? वो फिजिकली भी आपसे जुड़ा है और मेंटली भी आपसे जुड़ा है। तो शरीर से माँ के ज़्यादा नज़दीकी है और माँ के भावों से भी उसकी ज़्यादा नज़दीकी है। यद्यपि पिता के साथ भी संबंध बनता है, भावों का पिता नज़दीक रहते हैं तो वो भी बनता है, लेकिन मुख्यतः से वो गर्भ से बाहर आने के बाद बनता है। और उसके बाद वो आगे बढ़े, जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो फिर वो समाज के बीच में आता है, परिवार के बीच में आता है। अब इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें काम करती है। एक तो पूर्व भाव के संस्कार लेके आया, अपने कर्म आदि लेके आया, आता कि नहीं आता है जी? वो आता है। दूसरे गर्भ में माँ के संस्कार गए, वो उसके प्लस माइनस भी है, पहले के संस्कार और अभी के प्लस माइनस, जो भी उसके ऊपर कौन हावी होता है। उसके बाद फिर वो बाहर आया, वो समाज के बीच में रहा, फिर समाज के संस्कार, खुद के संस्कार, माता पिता के संस्कार, फिर समाज के संस्कार, इन सब का प्रभाव एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पे पड़ता है। काय पे पड़ता है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक आध बेटा चटाई और बिछा लो, बिछा लो, हमें विकल्प होता। हाँ, और रख, उठा दो, इधर से तरफ कर दो, और फर्श उठा लो, कछु बिछा दो। हाँ, देखो आपके तो 2-4 बच्चे हैं, हमारे तो इतने सारे हैं। हमें तो एक एक बच्चा को लगता कि सबको आगे बैठा लो। हाँ, पीछे क्या को बैठो, अपने पास इधर इस तरह बिछा दो बेटा, इधर बैठ जाएंगे कुछ बच्चे, आगे आ जाओ, है ना। किसका प्रभाव पड़ता है? पूर्व के संस्कार का, माता पिता का और समाज का। जिस चीज़ें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी होती हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी बनती है माता पिता की। किसकी बनती है? उसमें भी माँ की। जब गर्भ में आती है संतान तो वहाँ से आप संस्कार देना शुरू करें। गर्भ से बाहर आती है तो उसके परिवार के, कुटुंब के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और जब थोड़ा सा बाहर निकलता है तो उसके समाज की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमें अगर एक अच्छा समाज तैयार करना है तो उसके लिए हर व्यक्ति की, समाज के व्यक्ति की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिखाया जाए। हाँ, हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छे संस्कार में रहें, अच्छे संस्कार में पले, ऐसे अच्छे मोहल्ले में रहें, अच्छे समाज में रहें। धीरे धीरे हमारे बच्चे वैसे बनते चले जाते हैं। कैसे होते हैं?